इस लड़के को उसके पिता ने उसके जन्म के तुरंत बाद नदी में फेंक दिया था और कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर सका, चाहे वह कितना भी संघर्ष क्यों न करे। यह पता चला कि यह बास्करविल परिवार की परीक्षा थी। जब भी कोई नवजात जन्म लेता है उसे दुस्वप्न जंगल में तलवारों के पालने में फेंक दिया जाता है और उसे भरी तलवारों के साथ दूसरी तरफ पहुंचते हैं जहां स्टिक्स नदी की शक्ति के लिए उनका जागरण होता है। अपने पिछले जीवन में मैं परिवार का सबसे मजबूत हाउंड था जिसने अकेले ही राक्षस जाति के आक्रमण को रोक दिया था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी जीत स्वीकार करने के लिए लौट रहा था, मेरे पिता ने व्यक्तिगत रूप से मुझे गिलोटिन के पास भेज दिया क्योंकि मेरी शक्ति उनकी स्थिति के लिए खतरा थी और मुझे ऐसे रहस्य पता थे जो मुझे नहीं होने चाहिए थे। अंत में मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया कि मैंने राक्षसों के साथ और परिवार की समृद्धि के शिखर पर दुखद रूप से मृत्यु हो गई। अब पुनर्जन्म लेकर और दोबारा जन्म लेकर मैं हमेशा बदला लेने के बारे में सोचता हूँ। भले ही मैं अभी अपने शिशु अवस्था में हूँ, मेरे पास जल्दी ताकत हासिल करने का मौका है। ये कहा जाता है कि बच्चे जो स्टिक्स नदी में डूबे होते हैं वे मुझे लोहे की तरह मजबूत शरीर मिलेगा। अपने पिछले जीवन में एक नाजायज संतान के रूप में मुझे मेरे सगे भाई बहनों ने ठुकरा दिया और यह शक्ति नहीं मिली। इस बार मैं सबसे पहले इसे प्राप्त करूंगा। स्टिक्स नदी द्वारा दी गई सारी शक्ति खुद के लिए ले लूंगा। जैसे ही नदी का पानी मेरे घावों में समाया, मैंने महसूस किया कोई दर्द नहीं। इसके बजाय मैंने अपने शरीर में निरंतर शक्ति का प्रवाह महसूस किया। दूसरों से कुछ मिनट आगे होने से ही इतने नाटकीय परिवर्तन हो चुके थे। शक्ति को तेजी से अवशोषित करने के लिए मैंने स्टिक्स नदी का पानी निगलना शुरू कर दिया। भले ही मैं लगभग डूबने की स्थिति में था, जब तक मेरी चेतना बनी रही मैं आसानी से सतह पर नहीं आऊंगा। 7 मिनट जल्दी बीत गए और किनारे पर खड़े मेरे पिता के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उन्हें मुझ में उनका पूर्व रूप दिखाई दिया। हालांकि उनके आसपास के सहायक बेचैन हो गए, डरते हुए कि मैं डूब न जाऊं। उन्होंने मास्टर से मुझे तुरंत बाहर निकालने का आग्रह किया। केवल तब मेरे पिता को एहसास हुआ कि वह एक सदी में एक बार मिलने वाले ऐसे प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने मुझे अब ऊपर आने के लिए बुलाया। जब मैंने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी तो उन्होंने तुरंत हाथ बढ़ाया और मुझे बाहर खींच लिया। ये देखकर मेरे पिता ने एक शैतानी मुस्कान दिखाई। इस बच्चे को देखो, स्टिक्स नदी में रहना उसके लिए पर्याप्त नहीं था। उसने इसे पी भी लिया, उसके दांत भी आ चुके हैं। इसके बाद वह अपने ही दूसरे संस्करण के जन्म को देख सकता था। लेकिन मेरा अंतिम लक्ष्य उसके जैसा घिनौना व्यक्ति बनना नहीं है। मैं जो करना चाहता हूँ वह यह है कि अपने परिवार को अपने हाथों से नष्ट कर दूं, ये सुनिश्चित करते हुए कि बास्करविल्स को इतिहास से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। जब मैं फिर से जागा तो मैं पहले से ही नर्सरी में वापस था। मुझे पता नहीं था कि एक अनजाना खतरा धीरे धीरे पास आ रहा था। एक नौकरानी मेरे पीछे एक खजाने के सीने के साथ आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस सीने को बिस्तर पर रखा और चली गई। कमरे में ये जानने के लिए उत्सुक था कि अंदर क्या है। मैं हैरान रह गया जब संदूक अपने आप खुल गया और 2 विषैले सांप खून लाल मुंह के साथ बाहर निकल आए। ऐसा लगता है कि कोई मेरी प्रतिभा से जलता था और मुझे बढ़ने से पहले मारना चाहता था। मैं बड़ा हो गया, लेकिन मेरा जीवन मेरा है, भाग्य का नहीं। अपनी बदला पूरा किए बिना मैं आसानी से नहीं गिरूंगा। 2 सर्पों के तेज हमले का सामना करते हुए मुझे कोई डर नहीं लगा। इसके बजाय मैंने दोनों हाथों से उनकी 7 इंच की जगह पकड़ी और स्टिक्स नदी से मिली शक्ति का उपयोग करते हुए उन्हें तीखे स्ट्रिप्स की तरह फाड़ दिया। सुबह जल्दी आ गई और मेरे भाई के शरीर को लेने आए परिचारक सब चौंक गए। सांपों की लाशें, जो कुछ उन्होंने देखा उससे स्तब्ध थीं। न केवल मुझे सांपों ने काटकर मारा नहीं था, बल्कि मैं पूरी तरह ठीक था। उनका अवशेष के साथ पूरी रात बिताने के बाद, उस दिन के बाद सभी परिचारक जो शिशुओं की देखभाल करते थे उन्हें फांसी दे दी गई। किसने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया यह अज्ञात रहा। केवल मैं, जो अभी तक बड़ा नहीं था, सच्चाई को समझ सका। 8 साल पलक झपकते गुजर गए और मैंने अपने सीखने का चरण शुरू किया। हालांकि मैंने यह सब पहले भी अनुभव किया था। जब मैंने सुना कि मेरे पिता की तलवारबाजी इस समय तलवार मास्टर स्तर तक पहुंच गई है, तो मुझे अभी भी थोड़ा दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि मुझे वयस्कता समारोह से पहले अपने पिछले जीवन की शक्ति को बहाल करना होगा। स्टिक्स नदी के बपतिस्मा से गुजरने के बाद न केवल मुझे एक मजबूत शरीर मिला, लेकिन मेरी बुद्धिमत्ता ने आइंस्टीन की सबसे समृद्ध अवधि को भी पार कर लिया। मैं जन्म के तुरंत बाद अकेले ही 2 विषैले सांपों को हरा सकता था। इसके परिणाम स्वरूप मुझे परिवार में एक राक्षस माना गया। 3 मेरे बगल में जो पीले बालों वाले लड़के थे वे वही थे जो मुझे लंबे समय से परेशान कर रहे थे। हर बार जब क्लास खत्म होती वे झुक जाते, मुझे बड़े भाई होने का दावा करते हुए। मेरे पिछले जीवन की यादों के अनुसार वे बड़े होकर तथाकथित बास्करविले त्रिशूल बने और मेरी मृत्यु उनके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। उन्होंने मुझ पर षड्यंत्र का झूठा आरोप लगाया था।
राक्षसों के साथ मुझे उस अपराध का आरोप दिया जो मुझे कभी नहीं लगना चाहिए था, ताकि वे 10 वर्षों बाद मुझ में हस्तक्षेप न करें। ऐसा लग रहा था कि मैं अब इसे और चलने नहीं दे सकता था। इसी समय हाइबरोह ने एक चाकू निकाला और उसे मेरी ओर इंगित किया। उसने सुना था कि मैं स्टिक्स नदी में 7 मिनट तक ठहरा हूँ और वह इसे व्यक्तिगत रूप से जांचना चाहता था। फिर उसने बुलाया, एक छोटा गधा किसने मेरे मुंह और नाक को अपने हाथों से ढक दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं 3 मिनट तक सहन करूं तो वे मुझे जाने देंगे। कहते हैं बच्चे और भी अधिक होते हैं क्रूर, और यह कहावत सच थी। इसलिए मैंने उनके साथ खेलने का फैसला किया। मेरे सामने के दोनों अब भी दिखावा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई इंसान इतनी देर तक अपनी सांस रोक सकता है। 3 मिनट बीतने के बाद उनके चेहरे धीरे धीरे असहज हो गए। 10 मिनट बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने वास्तव में गलत व्यक्ति से उलझकर गलती की है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे छोड़ने का फैसला किया, मैं इस मामले को आसानी से कैसे खत्म होने दे सकता था। फिर मैंने लू बुरोज के चेतावनी देना कि आज किसी को अपने शरीर से कुछ खोना होगा या उनके लिए कोई अच्छा अंत नहीं होगा। हाइबर और तुरंत गुस्से में आ गया, चाकू पकड़कर मेरी तरफ झपटा। उसे हैरानी हुई कि मैंने चकमा देने की भी कोशिश नहीं की। उसे स्टिक्स नदी के दिए हुए लोहे के शरीर का एहसास होने दिया। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और घूरते हुए कहा, देखते हैं कि तुम मुझे संभाल सकते हो या नहीं। फिर मैंने हाइब्रो के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। यह देखकर मिडलब्रो ने अपने भाइयों के लिए जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, मेरा पैर पहले ही दे चुका था। तीनों के लड़ने में असमर्थ होने पर मैंने चाकू उठाकर उनके सामने फेंका और कहा, मैं उदारता दिखाते हुए आप में से एक को अभी जाने दूंगा, लेकिन कौन जाएगा यह आप खुद तय कर सकते हैं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक क्रूर और अमानवीय लड़ाई शुरू कर दी। उस दौरान क्या हुआ यह मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता था कि आने वाले दिनों में तथाकथित बास्करविल त्रिशूल अब नहीं या मौजूद रहे। जल्द ही बटलर ने यह ह्यूगो को बताया। शुरू में वह केवल यह रिपोर्ट करना चाहता था कि मैंने सभी लिखित परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, लेकिन जब उसने 5 दिनों में होने वाली प्रैक्टिकल परीक्षा का जिक्र किया तो उसे मेरे और अन्य युवा स्वामियों के बीच विवाद का उल्लेख करना पड़ा। हालांकि तीनों घायलों का इलाज हुआ और वे ठीक हो गए, उनकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। उस क्षण से वे मिलने पर मौन हो गए और उनका कभी गर्व भरा व्यक्तित्व अब डरपोक हो गया। तीनों को आसानी से हराने में मेरी प्रदर्शन से ह्यूगो हैरान रह गया। उसने तुरंत मेरी बुलाहट नौकर के माध्यम से की और पूछा कि क्या मैंने तीनों भाइयों को अपंग कर दिया है। मैंने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, अगर आप उन भाइयों की बात कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि उन्हें सही इलाज मिला है। मूल रूप से मेरे पिता को 3 भाइयों से बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि जब वे एक साथ काम करते थे तो उनकी शारीरिक क्षमताएं उनके साथियों के बीच अतुलनीय थीं, लेकिन अब उनका संबंध पूरी तरह से टूट गया था। मेरे पिता ने कहा कि मैं गलत था और मेरे आने से पहले तीनों भाइयों ने पहले ही उनसे कहा था कि वे मुझे उदारता से माफ कर देंगे। यह सुनकर मेरा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। इस बात का तथ्य कि मैं अपनी ताकत से उन्हें आसानी से हरा सकता था केवल यह दर्शाता था कि मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। आखिरकार माफी तो बस कमजोरों का बहाना होती है जो मैं बदला नहीं ले सकता। मेरे जवाब से मेरे पिता बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि ताकत का सम्मान होता है। साथ ही यह बास्करविल परिवार का एक नियम भी था। मुझे पुरस्कृत करने के लिए मेरे पिता ने बटलर को आदेश दिया कि वह मुझे स्नैक पेंट्री में ले जाकर वो खाना चुने जो मुझे पसंद हो। जाने से पहले मेरे पिता ने मुझे याद दिलाया कि 5 दिनों में होने वाले प्रैक्टिकल टेस्ट में मुझे अपनी सीधी रेखा भाइयों से नहीं हारना है। मैंने उत्तर दिया, जी मेरे स्वामी, लेकिन मैं वास्तव में कहना चाहता था कि हारना कभी संभव नहीं था। दृश्य बदला और मैं खाने के भंडार गोदाम पर पहुंचा। जब उन्होंने सुना कि मुझे चॉकलेट चाहिए, बटलर, मैंने तुरंत शेफ को निर्देश दिया कि सबसे बेहतरीन प्रकार लाए। हालांकि मैं जो अगली बात बोला उससे वहां उपस्थित सभी लोग पूरी तरह से भ्रमित हो गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे तैयार उत्पाद नहीं चाहिए, बल्कि बिना संसाधित किए हुए कोको के बीन्स चाहिए और वो सबसे कड़वे प्रकार के होने चाहिए। उन्होंने कोको का इस तरह से सेवन करने के बारे में कभी नहीं सुना था। फिर भी शेफ ने मेरी मांग का पालन किया और सबसे गहरे स्वाद वाले ब्लड बीन्स लाए। इनमें से एक बीन्स 100 लीटर चॉकलेट का उत्पादन कर सकता था। इसे चखने के बाद मुझे यह अत्यधिक कड़वा लगा। यह कुछ ऐसा था कि कोई खा सकता जहाँ है। तक मेरे कारण का सवाल है, वह खाने के लिए नहीं था, बल्कि इन ब्लड बीन्स का उपयोग करके 5 दिन बाद व्यावहारिक परीक्षा में राक्षसों का शिकार करने में मदद लेना था। उस दिन जो होगा वह बास्करविले के इतिहास में एक अभूतपूर्व बड़ी घटना होगी। जल्द ही व्यावहारिक परीक्षा का दिन आ गया, जिसमें पावियो वैन बास्करविले ने मुख्य प्रशिक्षक के रूप में काम किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा सरल थी। रेड ब्लैक माउंटेन में 1 महीने तक रहना,
हर महीने शक्तिशाली राक्षसों का शिकार करें। हर किसी को जीवित रहने के लिए 10 अंक दिए जाएंगे, जबकि मृत्यु के परिणाम स्वरूप 0 अंक मिलेंगे। यदि कोई किसी और छात्र का बैच चुराने में कामयाब होता है तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इस बिंदु पर पावलोव ने रेड ब्लैक माउंटेन के निषिद्ध क्षेत्र का उल्लेख किया, सलाह देते हुए दिए गए स्थान के भीतर रहने की सलाह दी गई जहां उन्होंने राक्षसों को अधीन किया है। जैसे ही उनके हाथ में घंटी बजी, व्यावहारिक परीक्षा औपचारिक रूप से शुरू हो गई। अपने पिछले जीवन से यादों पर भरोसा करके मुझे ठीक ठीक पता था कि सबसे फायदेमंद इलाका कहाँ है। जल्द ही कुछ छात्र बिना जाने अपने ही भाइयों के खिलाफ बुरी योजनाएं बनाने लगे, इस तथ्य से अनजान कि परीक्षा के दौरान गार्डियन नाइट्स देख रहे होंगे ताकि हताहतों की संख्या को यथासंभव कम किया जा सके। अगर उन्होंने निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मार दिया, यहाँ तक कि अगर उन्होंने किसी और का बैच हासिल कर लिया तो भी उन्हें अंक खोने पड़ेंगे। इस बीच एक गार्जियन नाइट मेरे पीछे पीछे जॉन के किनारे तक आया, जो प्रतिबंधित क्षेत्र से केवल 100 मीटर दूर था। मूल रूप से वह एक प्रतिभाशाली की वास्तविक शक्ति को देखना चाहता था, लेकिन जब अन्य लोग अपनी तलवारों से राक्षसों का शिकार करने में व्यस्त थे, मैं आराम से छाया में लेटे हुए ऐसे अभिनय कर रहा था जैसे मैं कामचोरी कर रहा हूँ। इस श्रृंखला की क्रियाओं ने गार्जियन नाइट को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह वहाँ क्यों था। उसे ये नहीं पता था कि मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ एक दिखावा था। मुझे 1 हफ्ते तक देखने के बाद गार्डियन नाइट ने निष्कर्ष निकाला कि मेरे छुपने और काम टालने में कुछ भी दिलचस्प नहीं था, इसलिए उसने अस्थायी रूप से जाने का फैसला किया। जैसे ही वह परेशान करने वाला व्यक्ति चला गया, मैंने तुरंत एक मुट्ठी भर बीन्स निकाली और उन्हें आग में फेंक दिया, क्योंकि अपने पिछले जीवन में मेरे अधीनस्थों ने मुझे बताया था कि कोको बीन्स मांस के खून की गंध को छुपा सकते हैं, जिसमें खून वाले बीन्स सबसे प्रभावी होते हैं। फिर अपने चारों ओर कई जाल सेट करने के बाद शिकार आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। मैंने रेड ब्लैक माउंटेन के निषिद्ध क्षेत्र में कदम रखा। पास की शाखाओं से जलती हुई लकड़ी की गंध ने मुझे बताया कि मैं जो तलाश रहा था वह यहीं था। इसी क्षण मेरी आंखें अचानक चमक उठीं और मैंने देखा कि जमीन पर एक ढेर आत्मजलन मल दिखाई दिया। ऐसी चीज बनाने वाली एकमात्र राक्षस नरक कुत्ता है, जो भी प्लस खतरा स्तर की प्राणी है। ऐसे भयानक राक्षस का सामना करते हुए मैं अच्छी तरह जानता था कि अपने पिछले जीवन में 18 वर्ष की उम्र में भी मैं नहीं कर सकता था, लेकिन अब केवल 8 वर्ष की उम्र में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे नर्क कुत्ते की 3 कमजोरियों का पता था। पहली कमजोरी, यह केवल सीधी रेखा में दौड़ सकता है। जब तक मैं अपनी बचने की कुशलताओं का अच्छी तरह से उपयोग करता हूँ, मैं इसकी सहन शक्ति को थका सकता हूँ। फिर मैंने एक बोतल निकाली और उन्होंने जमीन पर पानी डाला। यह नरक हाउंड की दूसरी कमजोरी थी। पानी की गहराई की परवाह किए बिना वे इसे देखते ही हमेशा इसे अवॉइड करते हैं। यह रणनीति नरक हाउंड की गति को काफी हद तक सीमित कर सकती है। और अंत में सभी कुत्तों के लिए सबसे घातक कमजोरी, चॉकलेट अत्यधिक विषैली होती है। जब तक मैं इसे नरक हाउंड के शरीर में डाल देता हूँ, मुझे सिर्फ जहर के असर का इंतजार करना है। आखिरकार वह एक रक्त की फलियां 100 लीटर चॉकलेट का उत्पादन कर सकती हैं। हालांकि नरक के कुत्ते की विशेष शरीर संरचना होती है। इसकी सख्त पसलियां इसके दिल की हमेशा रक्षा करती हैं, इसलिए इसका सामना करने का एकमात्र तरीका उसके निचले शरीर को निशाना बनाना और उसकी गुर्दे काटना है। इस क्षण में जब मैंने नरक के कुत्ते की लाश से अपनी तलवार निकाली तो मैंने नीली रोशनी की एक झलक देखी। यह उस जीव को मारने के बाद प्राप्त हुई ऊर्जा है। यह ऊर्जा शरीर को और भी मजबूत बना सकती है। इस गति से मेरे वयस्कता समारोह से पहले पिछले जीवन की शक्ति को बहाल करना यह अब एक जंगली सपना नहीं रहेगा। अब 8 साल की उम्र में मैंने B+ स्तर के नरक कुत्ते को पहले ही हरा दिया है। इसके साथ मैंने व्यावहारिक परीक्षा में प्रथम स्थान की स्थिति को बुनियादी रूप से सुरक्षित कर लिया है। मैंने पहले से ही उस पुरस्कार का निर्णय भी कर लिया है जो मुझे मिलेगा। लेकिन तभी मेरे पीछे 4 और हेलहाउंड्स आ गए। यह देखकर मैंने तुरंत अपनी तलवार से पिछले हेलहाउंड का सिर काट डाला, दूसरों को चेतावनी देते हुए कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे इस कदम के बाद चारों हेलहाउंड्स ने डर के संकेत दिखाए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सिर झुका लिए। इसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत था। हेलहाउंड्स गर्वित प्राणी होते हैं और यह उनके लिए असंभव था कि वे 8 साल के बच्चे के सामने इस तरह का व्यवहार करें। मैंने जल्दी से मुड़कर अपनी नजरें केंद्रित की और देखा कि मेरे पीछे एक 3 सिर वाला कुत्ता, जो एक नरकीय ऊर्जा का आभास दे रहा था, प्रकट हुआ। यह एक सेरबेरस था। यह देखकर मैं उलझन में था। एक A+ स्तर का सेरबेरस इस इलाके में क्यों था जब इसे 7वें रिज पर रहना चाहिए था? लेकिन तभी मैंने देखा कि वह खून बह रहा था। कई तीर उसके शरीर में धंसे हुए थे और उसे कई अन्य चोटें लगी थीं। यह जानकर कि पहाड़ के पार एक बर्बर जनजाति का क्षेत्र है, मुझे एहसास हुआ कि यह आया था सभी प्रकार के।
यहाँ दूर इसलिए आया क्योंकि उसका पीछा किया जा रहा था। इस पल मैं खुद को शांत करता रहा, सोचते हुए कि जब तक मैं इस सेरबरस को मार गिराऊंगा मैं अपने पिछले जीवन की ताकत को फिर से पाने के एक कदम और करीब हो जाऊंगा। इसलिए मैंने अपना साहस जुटाया और सेरबरस की ओर बढ़ा, फैल करके हमला किया। जैसे ही मेरा हमला उसके एक सिर पर लगा, सेरबरस ने अप्रत्याशित रूप से बगल से बिजली की गति से पलटवार किया। भाग्य से मेरी प्रतिक्रिया क्षमता मेरे पिछले जीवन से कम नहीं हुई थी और मैंने अपनी तलवार को घुमाया, उसकी उग्र हमले को रोक दिया। लग रहा था कि वह घायल होने के बावजूद उसकी युद्ध शक्ति में ज्यादा गिरावट नहीं आई थी। अपने पिछले जीवन में मैं आसानी से एक सेरबेरस को हरा सकता था और इस जीवन में भी मैं वही कर सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने यह सोचा मेरी तलवार उसके द्वारा काट दी गई और टूट गई। एक क्षण के भ्रम में मेरा शरीर उसकी विशाल पंजे से उछाल दिया गया। इस क्षण में मैंने वास्तव में ताकत का अंतर समझा। मेरे वर्तमान यहाँ तक कि स्टाइक्स नदी द्वारा दिए गए लोहे के शरीर के साथ उसके हमले को सहने के बाद मायन एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। अंग लगभग चूर चूर हो गए, जिससे मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मैं जागा और देखा कि सेरबेरस करीब आ रहा था। पिछले हमले से अपने बाएं हाथ में दर्द महसूस करते हुए मैंने जल्दी से उस पर देखा, लेकिन मेरी हैरानी की बात यह थी कि वह नहीं था। जैसे ही मैं सोच रहा था कि सेरेबस के हमले से मुझे केवल यह घाव क्यों हुआ, उसने अचानक अपना मुंह खोला और मेरी ओर लपका। मैं अपने विचारों से बाहर निकला और तुरंत बच गया, नहीं तो मैं पीछे के बड़े पेड़ की तरह होता जिसे टुकड़ों में काट लिया गया था। फिर मैं आगे की लोहे की बाड़ की ओर भागा। अगर मैं इसे पार कर सकता तो मैं प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर हो जाता। जैसे ही मैं उस स्थान पर पहुंचता जहां मैं आराम कर रहा था, मेरे पास इस द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता होता। सेरबेरस को हराने का तरीका मैंने पहले ही वहां परफेक्ट हंटिंग ट्रैप सेट कर दिया था। जल्द ही मैंने स्थान देखा। मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ पड़ा। सेरबेरस मेरे पीछे खड़ी मेहनत से दौड़ रहा था। जैसे ही मैं पहले जाल के पास पहुंचा, मैंने एक कदम लिया और उस पर कूद गया। उस समय उसका विशाल मुंह मुझसे कुछ मिलीमीटर की दूरी पर था। अंत में जैसे ही मैंने जमीन पर कदम रखा, सेरबेरस ने जमीन पर कदम रखा, जाल सक्रिय हो गया और असंख्य तेज ब्लेड उसके शरीर में छेद कर गए। जल्द ही खून जो पानी मैंने लगाया था असर दिखाने लगा और कैरबेरस के दोनों साइड के सिर जहर के कारण पहले मर गए। ऐसा लग रहा था कि बीच का सिर उसके शरीर को संभालने की कुंजी थी। फिर मैंने एक भाला उठाया और उस पर अपनी जादू शक्ति केंद्रित की। फिर मैंने उसे तेज गति से फेंका। भाला लगने के बाद कैरबेरस ने गुस्से में गुर्राया जब मैंने चलते हुए अपने कदम गिनने शुरू किए। 7 कदम से पहले ही वह गिर पड़ा, जहर के कारण मृत। ऐसा लगता था कि 7 कदम वाले सांप की कहानी सच थी। एक बार काटने के बाद 7 कदम बाद मृत्यु निश्चित है। सेरबेरस से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद मैंने एक विशेष स्थान पर जाने का निर्णय लिया। क्योंकि सेरबेरस इस क्षेत्र का गेटकीपर था, वहाँ पास में निश्चित रूप से एक काल कोठरी होनी चाहिए जिसे वह संरक्षित कर रहा था। हालांकि इसके अंदर ऐसे राक्षस हो सकते हैं जिन्हें हराना कठिन है। यह निश्चित रूप से एक रहस्यमय स्थान था जिसमें भरा हुआ था। फिर मैंने सेरबेरस का मल उठाया और खुद पर लगा लिया ताकि मेरी गंध छिप जाए और अन्य राक्षस मुझ पर हमला न करें। फिर मैंने सेरबेरस के मूल मार्ग का अनुसरण किया और जल्दी से अंदर छिपा हुआ गुप्त तहखाना खोज लिया। वहाँ की हवा न केवल मृत्यु की गंध से भरी थी, बल्कि जमीन भी अजीब जादुई ऊर्जा से मिश्रित थी। ऐसा लगता था कि इस तहखाने की पूरी तरह से खोजबीन या जांच नहीं की गई थी, अन्वेषण किया गया। इसलिए मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और गुफा में चला गया जहां अज्ञात खतरे या शायद रहस्यमय खजाने मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मैं अंधेरी गुफा में प्रवेश किया, मैंने देखा कि लाल खनिज हर जगह बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह स्थान लाल से निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है, सिर्फ पहाड़। लेकिन तभी गुफा की गहराई से एक अंधा कर देने वाली रोशनी की किरण मेरी ओर आई। मैंने निष्कर्ष निकाला कि काल कोठरी का स्थान वहीं था। निश्चित रूप से जैसा मैंने सोचा था, वहाँ एक चमकता हुआ लाल रत्न था जो जादुई ऊर्जा निकाल रहा था। उसी क्षण मेरा ध्यान जमीन पर पड़े कंकाल की ओर गया और मैंने उसके पास गिरे पत्र को उठा लिया। यह व्यक्ति भी बास्केरविल परिवार से संबंधित था। इस पत्र का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को चेतावनी देना था कि वे वही गलती न करें जो उसने की थी। एक दिन वह और उसका भाई शिकार करने गए और गलती से इस अथाह गुफा पर जा पहुंचे। उन्होंने यह भी खोजा कि यह खजाने वाला एक काल कोठरी थी, इसलिए उन्होंने वहां की रक्षा करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। लेकिन खजाने के गूढ़ संदेश को खोलने में उन्हें पूरे 3 साल लग गए। जब अंदर गए